अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंसान के जिस्म में ह्यूमन में जो कोऑर्डिनेशन होती है वो दो तरह से होती है, यानी कि एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो न्यूरॉन है। और नर्व इम्पल्स को शुरू करने से पहले हम न्यूरॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो नर्वस सिस्टम का, इसका हमें पता है कि ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, सेल बॉडी पे और एक्सॉन पे। अब ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म है और ये डेंड्राइट्स होते हैं जहाँ से नर्व इम्पल्स आती है। उसके बाद ये जो एक्सॉन वाला हिस्सा है यहाँ पे श्वान सेल्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये श्वान सेल्स हैं। और श्वान सेल्स के ऊपर नीचे ये माइलन शीथ है। अब ये बच्चे अक्सर यहाँ पे क्या गलती करते हैं एफएससी वाले, कि ये माइलन शीथ सारे न्यूरॉन के ऊपर बना देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। ये श्वान सेल है और श्वान सेल के अंदर यहाँ पे बस ये माइलन शीथ है। यहाँ पे ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये वाला और ये वाला, ये नोड्स ऑफ रेनिवियर है। नोड्स ऑफ रेनिवियर में आपने माइलन शीथ नहीं बनानी। ये जो माइलन शीथ होती है ये नॉन कंडक्टिंग होती है, यानी कि यहाँ से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकती। तो नर्व इम्पल्स यहाँ से जंप करेगी यहाँ पे, यहाँ से जंप करेगी यहाँ पे, यहाँ से जंप पे, तो इसको हम सैल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं या इसको हम जंपिंग नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर, ये श्वान सेल्स हो गए, माइलन शीथ है, नोड्स ऑफ रेनवियर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स सिंपली ये वो यानी कि न्यूरॉन के ऊपर सवार होके जाती है, ठीक है। यानी कि ये न्यूरॉन एक रास्ता है और नर्व इम्पल्स ने इसके ऊपर ट्रैवल करना है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव है। इस पूरे न्यूरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन और चार्जेस दोनों चीज़ें, यानी कि केमिकल भी और इलेक्ट्रॉन भी, चार्जेस भी और केमिकल भी की तब्दीली होगी, ठीक है। ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन के अलोंग जो है ट्रैवल करती है। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं और मूवमेंट ऑफ आयंस जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये नर्व इम्पल्स के बारे में हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को जो करने की ताकत होती है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से होगा कि जो न्यूरॉन के इर्द गिर्द चार्जेस होंगे उसकी वजह से जो न्यूरॉन के अंदर एबिलिटी है उसको वर्क करने की एबिलिटी है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इस पोटेंशियल की वजह से, इस चार्जेस के डिफरेंस की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन के दोनों तरफ आउटसाइड और इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब नर्व इम्पल्स को जो है बेसिकली हम दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एएमपी। ये अलग-अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो है जब न्यूरॉन कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये अपनी रेस्ट की कंडीशन में है। और एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल वो है कि जब वो ये काम कर रहा है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ से कोई स्टिमुलस आई है और इसके ऊपर स्टार्ट हो गया गुजरना, तो ये इसका एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल होगा। तो दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल क्यों होगी और जब रेस्ट होगी तो फिर चार्जेस की क्या सूरत हाल होगी, और जब एक्शन होगा तो फिर चार्जेस का क्या होगा, और इसमें वो क्यों होती है, एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल किस वजह से होती है और रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल किस वजह से होती है। सबसे बात करते हैं, पहले बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में न्यूरॉन रेस्ट में है। जब न्यूरॉन रेस्ट में होगा ना तो इसकी ये जो बाहर वाली साइड है ये वाली, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी और इसकी जो इनसाइड है ये नेगेटिवली चार्ज होगी। अब मैंने क्या किया है कि ये जो बिलफर्ज ये न्यूरॉन है इसके इस वाले हिस्से को काट के यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। इस वाले ये वाली जो साइड है इसकी ये वाली, अब ये इसका इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, और ये इसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की। ये वाली चीज़ जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, यानी कि ये जहाँ पे न्यूरॉन था इस न्यूरॉन की ये वाली चीज़ काट के ये वाली जो चीज़ है ये वाली चीज़ है
और इसका ये आउटसाइड है और इसका ये वाला जो इनसाइड है ये इनसाइड है। अब इस पे हम गौर करेंगे कि इसमें क्या होता है। अब देखें, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी ना तो आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव होगी और इनसाइड जो है वो नेगेटिव होगी। अब ऐसा होता क्यों है, वाई? तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है तो इसकी जो आउटसाइड है वो पॉजिटिव होती है और इनसाइड नेगेटिव होती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सोडियम एंड पोटासियम आयंस। अब ये आयंस जो हैं, सोडियम जो है वो 10 टाइम्स मोर होते हैं आउटसाइड, ठीक है, और के पॉजिटिव जो हैं वो 20 टाइम्स मोर होते हैं इनसाइड। इनसाइड ये ज़्यादा होते हैं के पॉजिटिव, और एन ए पॉजिटिव जो हैं ये आउटसाइड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपने MCQs के लिए भी बात याद रखनी है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब देखें, यहाँ पे एक ना पंप होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप। अब ये पंप क्या करता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करता है। यानी कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि Na पॉजिटिव 10 टाइम्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे K पॉजिटिव जो हैं वो 20 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो अब ये पंप क्या कर रहा है, बजाय ये कि बाहर वाले Na पॉजिटिव को अंदर लाता और K पॉजिटिव को बाहर लेके जाता, ये उसके उलट काम कर रहा है। Na पॉजिटिव ऑलरेडी बाहर ज़्यादा है, ये Na पॉजिटिव को फिर बाहर लेके जा रहा है, और K पॉजिटिव ऑलरेडी इनसाइड हैं तो ज़्यादा है तो K पॉजिटिव को अंदर लेके आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि 3 Na पॉजिटिव आउटसाइड मूव करते हैं। जब एक दफ़ा ये चैनल चलता है तो 3 Na पॉजिटिव आउटसाइड मूव करते हैं और 2K पॉजिटिव जो है वो इनसाइड मूव करते हैं। इससे नतीजा क्या निकलता है कि आउटसाइड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। दोबारा सुने इसको, ये थोड़ी सी बात समझने वाली है कि होगा क्या कि 10 टाइम्स सोडियम जो है वो आउटसाइड है, ज़्यादा है, और K पॉजिटिव जो है पोटासियम वो 20 टाइम्स इनसाइड है। अब यहाँ पे एक पंप है सोडियम पोटासियम एटीपेज। अब ये पंप, अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब डिफ्यूजन होती है ना वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ होती है, उसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब हम अगेंस्ट द कंसनट्रेशन काम करते हैं तो हमें एनर्जी देना पड़ती है। अब यहाँ पे ATP यूज़ होगा, एक दफ़ा पंप चला, एक ATP यूज़ होगा तो ट्राईफॉस्फेट जो है डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा और 1 फॉस्फेट जो है ये रिलीज़ हो जाएगा। अब एक दफ़ा ये जब साइकिल चलेगा तो 3 Na पॉजिटिव आउटसाइड मूव करेंगे और 2K पॉजिटिव इनसाइड मूव करेंगे। अब Na पॉजिटिव ज़्यादा आउटसाइड मूव कर रहे हैं, इस वजह से आउटसाइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है वो आउटसाइड पॉजिटिव होता है और इनसाइड नेगेटिव होता है। दूसरी इसकी वजह है जी नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस जैसा कि प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये इनसाइड जो है वो ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड इनकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होती है, यानी कि ना होने के बराबर। अब प्रोटीन्स आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलके होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स में नेगेटिवली चार्ज होता है, इस वजह से इनसाइड नेगेटिव होता है। अब तीसरा फैक्टर कौन सा है लीकेज ऑफ के पॉजिटिव आयंस। लीकी चैनल्स होते हैं। वैसे तो ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये इजीली किसी भी आयंस को मूव होने की इजाज़त नहीं देती, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ना लीकी चैनल्स होते हैं पोटासियम के, तो पोटासियम आपको पता है कि इनसाइड जो है हमने पढ़ा है 20 टाइम्स से ज़्यादा है, तो लीकी चैनल्स होने की वजह से ये डिफ्यूजन की वजह से के पॉजिटिव जो है वो आउटसाइड मूव कर जाता है। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से, ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, यानी कि आउटसाइड पॉजिटिव होगी और इनसाइड जो है वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे हमने ना वोल्ट मीटर अटैच किया पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। आपको पता है कि हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। जब हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया तो उसने हमें बताया कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो -0.07 वोल्ट, और जब हम इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और वो होगा -70 मिली वोल्ट। अब ये वाली जो स्टेज होती है ना इसको हम अनस्टिमुलेटेड स्टेज भी कहते हैं, यानी कि कोई स्टिमुलस नहीं आया। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मतलब था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चार्जेस आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव, और ऐसा होता क्यों है, इसके ये 3 फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, यानी कि कोई भी स्टिमुलस जो है वो यहाँ पे स्टिमुलस आ गए, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है। अब यहाँ पे स्टिमुलस आएगा तो फिर क्या होगा। अब ये जो स्टिमुलस होता है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, ये वो वाला स्टिमुलस होता है जो कम से कम जिसमें इतनी एबिलिटी हो
कि वो न्यूरॉन के अंदर जो है वो चार्जेस की तब्दीली ला सके। अब देखें, कहने को तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं चलता क्योंकि उनका स्टिमुलस ना होने के बराबर है। लेकिन एक छोटी सी कीड़ी भी जो है अगर हमारे जिस्म पे चलती है तो हमें उसका पता चल जाता है। क्या है कि वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है उसका, यानी कि उसका इतना है कि वो हमें सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए पता चल रहा है, लेकिन बैक्टीरिया का हमें पता नहीं चल रहा। तो ये जो स्टिमुलस है कम से कम उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो चार्जेस का डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की डेफिनेशन क्या होगी? स्टिमुलस अप्लाइड एट वन एंड ऑफ न्यूरॉन, यानी कि वो वाला स्टिमुलस जो न्यूरॉन के एक साइड पे अप्लाई हो। इट रिजल्ट्स इन अ रिमार्केबल लोकलाइज्ड चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसके अंदर जो है ये तब्दीली ला सके, तो वो वाला स्टिमुलस जो इसके अंदर तब्दीली ला सके उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। अब नर्व इम्पल्स इज इनिशिएटेड ड्यू टू थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है उसका स्टार्ट कैसे होगा, यानी कि यहाँ पे जिसने ट्रैवल करना है वो नर्व इम्पल्स ने यहाँ पे ट्रैवल करना है ना, तो इसको ट्रैवल करवाने के पीछे जो वजह है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। अब एक बात आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जब न्यूरॉन रेस्ट में होगा ना तो इस सारे न्यूरॉन के आउटसाइड पॉजिटिव है और इनसाइड नेगेटिव है। लेकिन जब स्टिमुलस आएगा ना तो स्टिमुलस क्या करेगा कि वो आउटसाइड को नेगेटिव कर देगा और इनसाइड को पॉजिटिव कर देगा, लेकिन ये सारे न्यूरॉन पे नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे जैसे स्टिमुलस आगे आगे मूव करता जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी ये वाला रेस्ट में ही है सारी न्यूरॉन। अब जैसे यहाँ पे स्टिमुलस पहुंचा पीछे से फिर वही रेस्ट में, इधर भी रेस्ट में, यानी कि वही स्टेज आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड। अब स्टिमुलस जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा तो नेगेटिव होता जाएगा और आउटसाइड पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है जी, आपने पॉइंट याद रखना है कि रेस्ट में होगा जब न्यूरॉन तो होल आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव है, इनसाइड नेगेटिव है, लेकिन जब स्टिमुलस होगा वो सिर्फ थोड़े से एरिया पे आगे मूव करता जाएगा। अब इसके कौन से फैक्टर हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो होते हैं फैक्टर हैं, इस तरह एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के भी फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है जी सोडियम एंड पोटासियम आयंस मूवमेंट। अब होगा क्या कि सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। अब सोडियम गेट्स ओपन होने की वजह से जो आउटसाइड पे 10 टाइम्स सोडियम ज़्यादा था तो वो सोडियम इनसाइड मूव करेगा। इससे क्या होगा कि इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगी और आउटसाइड नेगेटिव हो जाएगी। चार्जेस आर रिवर्स, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड मूव करेंगे, नेगेटिवली आउटसाइड मूव करेंगे, तो इससे भी क्या होगा कि आउटसाइड नेगेटिवली हो जाएगी और पॉजिटिव। अब पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि इसके नतीजे में होगा क्या कि नर्व इम्पल्स मूव करेगी और मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जब हमने रेस्टिंग में वोल्ट मीटर अटैच किया था, इसी तरह जब हम एक्शन पोटेंशियल में वोल्ट मीटर अटैच करेंगे यहाँ पे तो उसकी हमें जो मिलती है वो प्लस 0.05 वोल्ट और प्लस 50 मिली वोल्ट हमें मिलती है। अब नॉर्मल स्पीड नर्व इम्पल्स की होती क्या है, यानी कि ये जो स्टिमुलस यहाँ से गुजर रहा है ये नर्व इम्पल्स ही है बेसिकली, जो यहाँ से गुजर रही है इसकी नॉर्मल स्पीड होती है 100 मीटर्स पर सेकंड और मैक्सिमम स्पीड होती है 120 मीटर्स पर सेकंड। अब अपनी जो है इस डिस्कशन को हम क्लोज करते हैं, सारा इसको देखते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है। एक ग्राफ की मदद में इसको समझते हैं। यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया जी, इस यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इस तरफ मिली वोल्ट्स में और यहाँ पे टाइम है इस टाइप एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे जो है वो हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिया है। अब सबसे आपको पता है कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तो वो -70, अब हमने ये मिली वोल्ट में लिया है तो -70 मिली वोल्ट में है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूरॉन अपने रेस्ट में है, रेस्ट में क्या होगा कि आउटसाइड पॉजिटिव है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे नंबर 2 पे क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होने की वजह से क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुई। डीपोलराइजेशन यानी कि सोडियम गेट्स ओपन हो गए और इनसाइड पॉजिटिव होना शुरू हो गया और आउटसाइड जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो ये वाली जो सारी स्टेज होगी ये डीपोलराइजेशन स्टेज होगी। डीपोलराइज्ड हो गया न्यूरॉन, यानी कि उसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल आ गया है, एक्शन सोडियम गेट्स ओपन हो गए हैं और चार्जेस जो हैं वो रिवर्स्ड हो गए हैं। अब नंबर 4 पे क्या होगा कि सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे, यानी कि जब ये प्लस 50 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा, तो सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और पोटासियम गेट्स जो है सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे और पोटासियम गेट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब नंबर 5 पे क्या होगा, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में क्या है कि के पॉजिटिव जो है वो डिफ्यूज़ आउट करेगा, यानी कि के पॉजिटिव जो है वो बाइट्स मूव करना शुरू कर देगा तो आउटसाइड जो है फिर पॉजिटिव होना शुरू हो गई है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गई है।
अब दोबारा यानी कि वो रीपोलराइजेशन दोबारा मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। रिकवरी फेज़ क्या होती है कि जब न्यूरॉन एक दफ़ा एक्शन पोटेंशियल से वापस अपनी हालत में आता है ना, तो ये यहाँ पे -70 मिली वोल्ट पे रुकता नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा -70 से भी नीचे जाके फिर ये दोबारा अपनी रेस्टिंग हालत में जाता है। तो ये हालत जो होती है ना 2 से 3 मिली सेकंड्स के लिए होती है, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती। अपने इस पूरी डिस्कशन को थोड़ा सा जो है 1-2 मिनट में हम रिवाइज़ करते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होती है, यानी कि ये इसने न्यूरॉन के ऊपर ट्रैवल करना होता है। ठीक है, ये इसने मैसेज ले के जाना होता है। सेंसरी आर्गन्स जो हैं, आई हो गया, ईयर हो गया, यानी कि हमारे फिंगर्स होंगी, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए अब ये मैसेज लेके जाएगी नर्व इम्पल्स। ठीक है, फिर ये एक मैसेज आगे दूसरी न्यूरॉन होती है, उसको सिनैप्स के ज़रिए नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चली जाती है। अच्छा, उसके बाद नर्व इम्पल्स की आपने डेफिनेशन देखनी है। आपने देखना है कि रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल जब रेस्ट में होगा, आउटसाइड कौन से चार्जेस होंगे, इनसाइड कौन से होंगे, और ऐसा होगा क्यों, ये आपने फैक्टर याद रखने हैं, सिंपली बस। उसके बाद आपने जो है रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल याद रखना है। तो रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल क्यों होगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से इनसाइड आउटसाइड चार्जेस कौन से होंगे, इसके आपने फैक्टर याद रखने हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद आपने ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है नर्व इम्पल्स तो आपने ग्राफ ज़रूर बनाना है। वैसे ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, अक्सर जो है रेस्टिंग अलहदा आता है और एक्शन पोटेंशियल अलहदा आता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें सैल्टेटरी इम्पल्सेस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। आपसे किसी भी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट होगा तो आप इजीली इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।